गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलता की, नॉर्मेलिटी की। आज का लेक्चर हमारे इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट क्या है, ये लेक्चर है। ठीक है, क्या है नॉर्मलता? देखो बच्चों, हमने बात की थी मोलरता की। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या थी? मोलरता। अब नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में विलय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, वही है नॉर्मलता। यानी नॉर्मलता लिखे हम तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किस में लेंगे हम? लीटर में। ठीक है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे पता लगाएंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे पता लगाएंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगी क्या? विलय की ग्राम में मात्रा या विलय का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है, ये सूत्र है ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता लगाने का। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे पता लगाएंगे किसी का भी? तो तुल्यांकी भार कैसे पता लगाते हैं ये देखेंगे हम पहले। देखो, तुल्यांकी भार पता लगाने का सूत्र क्या है? आणविक द्रव्यमान या अणुभार बटा x। आणविक द्रव्यमान में किसका भाग देंगे? x का भाग देंगे। अब x क्या है? x क्या है? x डिपेंड करती है यौगिक पर, विलय पर। विलय क्या है? अम्ल अगर है, अम्ल की बात करें तो अम्ल का तुल्यांकी भार पता लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान बटा x की जगह क्या आ जाएगा? अम्ल क्या होते हैं? जो H+ को त्यागते हैं। तो आणविक द्रव्यमान में भाग दे देंगे त्यागे गए H+ आयनों की संख्या। और त्यागे गए H+ आयनों की संख्या को कहते हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल जो होता है ना, उसकी क्षारकता होती है। और अम्ल की क्षारकता किसके बराबर होती है? उसके द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या। हमें पता है अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन त्यागते हैं। अब अम्ल कितने H+ आयन त्याग रहा है, वो क्या है? उसकी क्षारकता। तो हम क्या करेंगे? आणविक द्रव्यमान में अम्ल की क्षारकता का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा अम्ल का क्या? तुल्यांकी भार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसकी क्षारकता कितनी होगी? कितने H+ आयन त्यागता है ये? 2 H+ आयन त्यागता है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक है। जैसे HCl अम्ल है, HCl कितने H+ आयन त्यागता है ये? 1 H+।
यानी इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 1। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे CH3COOH कितने H प्लस आयन त्यागेगा? ये भी 1 त्यागेगा। इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी है? 1 है। जैसे HNO3 इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1। समझ गए? अगर H2SO4 का तुल्यांकी भार पता लगाना है हमें तो क्या करेंगे? H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान है उसमें किसका भाग दोगे? 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसके द्वारा 2 H प्लस आयन त्यागे जाएंगे, यानी इसकी क्षारकता 2 है। इसी तरह HCl का अगर हमें तुल्यांकी भार पता लगाना है तो कितने का भाग दोगे इसके आणविक द्रव्यमान में? 1 का देंगे। इसी तरह इसका पता लगाएंगे तो कितने का भाग देंगे? यहाँ पर 1। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल का पता लगाएंगे तो कितने का भाग देंगे? 1 का भाग देंगे। समझ में आ गई ना बात? अब बात करें जैसे किसी क्षार की, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे पता लगाएंगे? क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन त्यागते हैं, वही होते हैं क्षार। तो क्षार का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? क्षार के आणविक द्रव्यमान में, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, क्षार का जो आणविक द्रव्यमान है उसमें किसका भाग दोगे? बताओ। उसके द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या का। और किसी भी क्षार के द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या क्या कहलाती है? क्षार की अम्लता। क्या कहलाती है? क्षार की अम्लता कहलाती है। समझ गए? क्षार द्वारा कितने OH माइनस आयन त्यागे जा रहे हैं वो क्या है? उसकी अम्लता। उसका दे देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा? क्षार का तुल्यांकी भार। अम्ल की तो क्या होती है? क्षारकता। क्षार की क्या होती है? अम्लता। ठीक, जैसे NaOH है, NaOH। अब अम्लता का मतलब क्या बताया मैंने? OH माइनस आयनों की संख्या, कितने OH माइनस आयन त्यागेगा, वह संख्या कहलाती है उसकी अम्लता। अब NaOH की अम्लता क्या है? NaOH बताओ। NaOH कितने OH माइनस आयन त्यागेगा? 1, तो इसकी अम्लता हो गई 1। इसी तरह KOH कितने OH माइनस आयन त्यागेगा? 1, तो इसकी अम्लता भी कितनी हो गई? 1। जैसे CaOH होल ट्वाइस कितने OH माइनस आयन त्यागेगा? 2, तो इसकी अम्लता कितनी हो गई? 2। ठीक है, अगर NaOH का हमें तुल्यांकी भार पता लगाना है तो उसके आणविक द्रव्यमान में कितने का भाग देंगे? 1 का भाग देंगे। KOH का पता लगाएंगे तो भी 1 का भाग देंगे। CaOH होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार पता लगाएंगे तो आणविक द्रव्यमान में कितने का भाग देंगे? 2 का भाग दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी लवण की बात करें, लवण का तुल्यांकी भार कैसे पता लगाएंगे? लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार पता लगाने के लिए क्या करेंगे? उसके आणविक द्रव्यमान में, लवण के आणविक द्रव्यमान में किसका भाग देंगे? उस पर जो धनावेश है। लवण किस किस से मिलकर के बना हुआ? लवण में धनायन भी होगा और ऋणायन भी होगा। ठीक है, तो लवण का तुल्यांकी भार पता लगाने के लिए उसमें कितना धनावेश है, कैटायन पर धनायन पर जो धनावेश है ना उसका भाग दे दो। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान बटा धनायन, या हम कह सकते हैं कुल धनावेश का क्या दे देंगे? भाग। धनावेश, ठीक, धनावेश की संख्या क्या है? 1 धनावेश है तो 1 का दे देंगे, 2 धनावेश है तो 2 का दे देंगे, 3 धनावेश है तो 3 का दे देंगे। ठीक, लवण का तुल्यांकी भार पता लगाने के लिए लवण के आणविक द्रव्यमान में धनावेश का क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा।
ठीक है, कैसे? जैसे NaCl, NaCl का तुल्यांकी भार पता लगाएंगे हम। तो क्या करेंगे? NaCl में कौन है? धनायन, Na+, कितने धनावेश हो गए? 1। तो इसके आणविक द्रव्यमान में कितने का भाग दे दो? 1 का भाग दे दो। तो क्या आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार? जैसे Na2CO3, इसका तुल्यांकी भार पता लगाएं, Na2CO3 का। तो क्या करेंगे? Na2CO3 का जो टोटल आणविक द्रव्यमान है उसमें किसका भाग दे देंगे? कितने Na हैं यहाँ पर? 2। एक Na पर कितना आवेश है? 1 धनावेश। तो 2 सोडियम है तो कितने धनावेश हो गए? 2 धनावेश हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कितने का भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। समझ में आ गई ना बात? इसके आणविक द्रव्यमान में 2 का भाग देंगे, क्योंकि सोडियम 2 है, 1 पर 1 धनावेश, 2 सोडियम पर 2 धनावेश, तो कुल धनावेश हो गए 2। तो Na2CO3 के द्रव्यमान में 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा? उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये ध्यान होना चाहिए हमें, क्योंकि नॉर्मलता में इसका यूज हो रहा है। पहले तो हमने क्या कहा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता लगाने के लिए क्या करेंगे? ग्राम में मात्रा में तुल्यांकी भार का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है ना नॉर्मलता में, इसको पता कैसे लगाएंगे? तो नॉर्मलता, इसको हम n से लिख सकते हैं, कैपिटल N से। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर है? ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार, विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। ठीक, समझ में आ गई बात? अब देखो, ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार, ये किसके बराबर हो गया? तुल्यांकों की संख्या के। यानी n बराबर ग्राम में मात्रा को हमने लिख दिया WB, विलय को किससे माना है हमने? B से। तुल्यांकी भार को तो हमने लिख दिया EB से, विलय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन का V, किस में है? आयतन, लीटर में। तो ये आ गया नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र। अगर आयतन मिलीलीटर में है तो उसको हम लीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आयतन मिलीलीटर में है तो क्या लिख सकते हैं हम सूत्र? n बराबर WB अपॉन EB गुणा V। V अगर मिलीलीटर में आ जाए तो क्या करोगे? इसमें 1000 का भाग दे दोगे। 1000 का भाग दे दोगे तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना बात? है ना? अब देखो, अब आगे, अब ये समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पर ये तुल्यांकी भार EB की आवश्यकता होगी हमें, तुल्यांकी भार की आवश्यकता होगी यहाँ पर। और तुल्यांकी भार का पता लगाएंगे हम इन सूत्रों के द्वारा। बिल्कुल सरल है। तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटा x। x क्या है? अम्ल अगर है तो x होती है अम्ल की क्षारकता, और क्षारकता का मतलब है अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयन। जितना H+ आयन अम्ल त्यागता है ना, उसके आणविक द्रव्यमान में त्यागे गए H+ आयनों की संख्या का दे दो भाग, आ जाएगा उसका तुल्यांकी भार। क्षार का पता लगाना है तो क्षार के आणविक द्रव्यमान में वो कितने OH- आयन त्यागता है, यानी उसकी अम्लता क्या है, उसका भाग दे दो। अगर हमें किसी लवण का पता लगाना है तो लवण के आणविक द्रव्यमान में जो कुल धनावेश है उसका भाग दे दो। समझ में आ गया ना सबको? बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर आधारित। कर लें? चलो इसको नोट करो तो अभी आप 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 5 लीटर विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो क्या पता लगानी है हमें? नॉर्मलता। अब देखो यहाँ पर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल से 5 लीटर विलयन बनाया है, यानी विलय कितना है? विलय का द्रव्यमान यानी WB 4.9 ग्राम, और विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 5 लीटर। ठीक है,
अब सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास और इसकी हमें पता लगानी है नॉर्मलता। नॉर्मलता का पता सूत्र क्या है, WB यानी विलय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। अब हमें WB का मान तो पता है, विलयन का आयतन भी पता है, हमें क्या पता लगाना है, EB, यहाँ इसको हमने B से लिखा है ना, EB तुल्यांकी भार। तो इसका तुल्यांकी भार पता लगाएं पहले, यानी EB पता लगाएं। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार, अम्ल है ये, क्या है सूत्र तुल्यांकी भार ज्ञात करने का, आणविक द्रव्यमान यानी अणु भार बटा अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या यानी अम्ल की क्या, क्षारकता। ठीक है, अब H2SO4 कितने H+ आयन त्यागेगा, कितने H हैं इसके पास, 2, तो 2 H+ आयन त्यागता है। और इसका आणविक द्रव्यमान क्या है पता लगाओ, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का तो 1, 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर के 32 और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है ना, तो 16 चौका 64 और 32 कितने हो गए 96 और 2 कितने हो गए 98, तो 98 बटा क्षारकता कितनी हो गई इसकी 2 क्यों आई पता है ना, 2 H+ आयन त्यागता है, 2 हाइड्रोजन त्यागता है और जितने हाइड्रोजन H+ आयन त्यागेगा ना मतलब वो उसकी क्षारकता होती है। तो कितनी हो गई इसकी 49। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आया, 49 आया। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, नॉर्मलता पता लगाने के लिए रख दो यहाँ पर WB 4.9। ठीक, ये आ गया कितना 49 गुणा 5 लीटर में है आयतन, 5 लीटर। ठीक, 49 से 49 कट जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10 यानी 1/50 N, 1/50 है तो भाग दे देंगे, इसको 100 बना देंगे तो क्या आ जाएगा 0.02 N, 0.02 N, N का मतलब नॉर्मलता। ठीक, इसकी इकाई बोले तो क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता की इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो क्या है न्यूमेरिकल, HCl के N/10 विलयन का 10 लीटर, HCl के N/10 विलयन का 10 लीटर प्राप्त करना है। तो HCl की ग्राम में मात्रा बताओ। ठीक है, HCl का N/10 विलयन बनाना है और कितना बनाना है, 10 लीटर बनाना है। तो कितना ग्राम HCl हमें आवश्यक होगा, यही हुआ ना इसका मतलब। तो नॉर्मलता क्या दी हुई है, कितनी है नॉर्मलता, N/10। N/10 का मतलब होता है 1/10। ठीक, और आयतन विलयन का क्या हुआ है, आयतन V बराबर कितना है 10 लीटर। पता क्या लगाना है हमें, HCl का द्रव्यमान WB। ठीक, नॉर्मलता का सूत्र क्या है, N बराबर विलय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार EB गुणा आयतन V लीटर में। और N की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/10। WB हमें पता लगाना है, तुल्यांकी भार कितना होता है HCl का, HCl का तुल्यांकी भार EB। तुल्यांकी भार पता लगाने के लिए क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान बटा क्या HCl अम्ल है तो अम्ल की क्या होती है क्षारकता। कितने H+ आयन आएगा HCl, 1। आणविक द्रव्यमान कितना है HCl का
H का तो कितना होता है 1 और Cl का कितना होता है 35.5। तो HCl का कितना हो जाएगा 1 + 35.5 मतलब 36.5। तो कहने का मतलब 36.5 में कितने का भाग देंगे 1 का। छारकता 1 है तो 1 का देंगे, यानी इसकी तुल्यांकी भार 36.5 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 36.5 गुणा विलयन का आयतन कितना है 10 लीटर। ठीक, 10 लीटर से 10 लीटर कट जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा ना, ये 10 ये 10, इधर कितना बच जाएगा 1/1 लिख दो चाहे। तो WB बटा 36.5, तो WB बराबर क्या आ जाएगा 36.5 क्या ग्राम। ठीक है ना, यानी 10 लीटर विलयन बनाना है कितना N/10 सांद्रता का, तो कितना ग्राम HCl चाहिए हमें 36.5 ग्राम HCl। ठीक है ना, 36.5 ग्राम HCl को घोल करके हम 10 लीटर विलयन बना लेंगे। तो उसका जो नॉर्मलता होगी वो होगी 10N, उसकी नॉर्मलता क्या होगी N/10N। कितनी होगी N/10N। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, इसको नोट करो। %, W/W NaOH विलयन का घनत्व 0.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो नॉर्मलता ज्ञात करो। अब देखो 25% W/W से क्या समझे हम, 25% W/W विलयन है NaOH का। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। विलयन 100 ग्राम है तो 25 ग्राम क्या है NaOH, यानी NaOH का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। यही तो है इसका मतलब। घनत्व दिया हुआ है कितना 0.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, अब इसका हमें क्या चाहिए NaOH का तुल्यांकी भार भी तो चाहिएगा ना। यहाँ पर हमें तुल्यांकी भार, इसका पहले आणविक द्रव्यमान पता लगाओ। सोडियम का तो कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो NaOH का 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन, तो 23, 16, 39 और 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र क्या है आणविक द्रव्यमान अपॉन क्षार की क्या लेंगे अम्लता। NaOH क्षार है तो इसकी अम्लता कितनी है NaOH कितने OH माइनस आयन त्यागता है 1, तो इसकी अम्लता 1 हो गई। तो इसका आणविक द्रव्यमान तो कितना हुआ 40 में कितने का भाग देंगे 1 का, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 आ गया। समझ गए। अब नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, नॉर्मलता बराबर द्रव्यमान ग्राम में अपॉन तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। अगर मिलीलीटर में आयतन है तो कितने से गुणा कर देंगे ऊपर 1000 से। यही तो बात है, कोई दिक्कत नहीं। मिलीलीटर में है तो 1000 से गुणा कर देंगे, लीटर में चेंज हो गया। लीटर में है तो लीटर में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें घनत्व पता है और द्रव्यमान पता है, जबकि विलयन का क्या चाहिए हमें आयतन। तो हमें क्या पता लगाना है विलयन का आयतन। और हमने पढ़ा है क्या कि घनत्व D बराबर होता है m/v के। हमें पता क्या लगाना है v, तो v बराबर होता है m/d के। m कितना है विलयन के 100 ग्राम दे रखा है यहाँ पर, और d घनत्व कितना है 0.8 यानी 1000/8 क्या मिलीलीटर। समझ गए, ये आ गए 1000/8 मिलीलीटर। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब इस आयतन को रख दो यहाँ पर,
नॉर्मलता बराबर WB कितना है 25, ये कितना पता लगाया तुल्यांक की बात 40, विलयन का आयतन मिलीलीटर में 1000/8, ठीक, बटा 8, और ऊपर कितने से गुणा करना है 1000, क्योंकि मिलीलीटर में तो 1000 से 1000 गए, ठीक है, ये 8 ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 × 8/40, यही तो आया। तो 25, 5, 8, 40, 8 से 8 गया, कितना बचा 5, तो क्या आ गई नॉर्मलता 5n, क्या आई नॉर्मलता 5n, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको ध्यान से समझ कर, है ना। अब नॉर्मलता और मोलरता दोनों में क्या संबंध है? देखो नॉर्मलता और मोलरता का संबंध याद रखना चाहिए अपन को, ठीक है। नॉर्मलता तो क्या पढ़ी हमने, n बराबर तो क्या पढ़ा हमने WB अपॉन तुल्यांकी भार EB गुणा आयतन V, किसमें लीटर में। मोलरता क्या होती है m, मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन यहाँ क्या आएगा विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा आयतन V लीटर में। दोनों में संबंध पता लगाए हम, तो कैसे पता लगाएंगे, नॉर्मलता बटा मोलरता, ठीक। तो क्या करेंगे हम, WB से WB तो कट जाएगा, लीटर से लीटर भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, इधर EB यानी तुल्यांकी भार, इधर क्या MB, तो MB चला जाएगा ऊपर, तो ये तो आ गया आणविक द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार, ये संबंध आ जाएगा दोनों। या हम कह सकते हैं इसको इससे गुणा करें तो N × EB, इसको इससे गुणा करें तो मोलरता गुणा MB, ये दोनों में संबंध आ गया, यानी नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। N का मतलब तो क्या है नॉर्मलता, और EB का मतलब है तुल्यांकी भार, बराबर M का मतलब तो क्या है मोलरता, और MB का मतलब है अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ये संबंध आ जाएगा नॉर्मलता में और मोलरता में। अगर हमें नॉर्मलता पता है तो मोलरता में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और मोलरता पता है तो नॉर्मलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलरता को नॉर्मलता में और नॉर्मलता को मोलरता में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे आधारित, NaOH विलयन की मोलरता 0.4 m है, इसकी नॉर्मलता पता लगाओ, ठीक है। मोलरता 0.4 m है, नॉर्मलता पता लगानी है हमें, n का मान पता लगाना है, पता लगाएं। देखो संबंध हमें पता है, अब हमें पता लगानी है क्या NaOH का आणविक द्रव्यमान तो क्या है कितना है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23, 16, 39 और 1 40, और NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या होता है आणविक द्रव्यमान बटा इसकी अम्लता, यानी इसके द्वारा त्यागे गए OH- आयनों की संख्या, और वो भी कितनी है 1, तो इसका आणविक भार में 1 का भाग देंगे तो तुल्यांकी भार भी 40 ही आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान भी 40, तुल्यांकी भार भी 40। अब हमारे पास सूत्र है ये, नॉर्मलता कितनी है, नॉर्मलता तो हमें पता लगानी है ना ये, तो N गुणा EB तुल्यांकी भार कितना है 40, बराबर मोलरता कितनी है 0.4 गुणा MB यानी आणविक द्रव्यमान कितना है 40, ठीक। तो 40 से 40 गया तो नॉर्मलता भी कितनी आ जाएगी इसकी 0.4 है।
ठीक है, तो NaOH का अगर विलयन है तो उसकी मोलरता और उसकी नॉर्मलता दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तुल्यांकी भार बराबर होता है उसके आणविक द्रव्यमान के। तो इस तरह हम किसी भी विलयन को मोलरता से नॉर्मलता में कन्वर्ट कर सकते हैं या नॉर्मलता से मोलरता में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है पूरा समझ में आ गया होगा। नॉर्मलता आपको समझ में आ गई होगी कंप्लीट। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से देखा है, तो ये आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और जो अभी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, देखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।